भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हमने सप्तमेश के छठे भाव में होने के फलों के बारे में बातचीत की है और अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सभी लग्नों में इस संबंध में हम बातचीत करते हुए आज मीन लग्न में सप्तमेश के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मीन लग्न में सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो यह क्या फल देगा। जैसा कि उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे हैं, यह एक मीन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में कन्या राशि है। और एक बार यहाँ पर हम फिर से दोहरा देते हैं कि कन्या राशि का स्वामी राहु होता है, ना कि बुध। जन सामान्य में भी और यूँ भी ज्योतिषियों के एक बड़े वर्ग में, या कह लें कि अधिकतर कन्या राशि को बुध की राशि मानते हैं। और हम आपको शुरू से बताते आए हैं कि कन्या राशि राहु की राशि है, ना कि बुध की। तो जिन लोगों को कन्या राशि को बुध के स्वामित्व की राशि मानना है, उन लोगों के लिए यह चैप्टर नहीं है। और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि यदि वो बुध की राशि कन्या राशि को मानते हैं तो यह चैप्टर उनके लिए नहीं है और यह वीडियो देखना उनके लिए समय बर्बाद करना ही साबित होगा। तो अब अपने मूल विषय पर लौटते हुए इस मीन लग्न की कुंडली को देखते हैं। तो इस मीन लग्न की कुंडली में सप्तमेश राहु, जो कि अपने सप्तम भाव से द्वादश होकर छठे भाव में बैठा है और सिंह राशि में बैठा है। और यहाँ पर एक बात का आप और विशेष ख्याल रखें कि सिंह राशि राहु की नीच राशि है। यहाँ पर इस विषय में आगे बढ़ने के पहले एक बात और आपको बता देते हैं, और हो सकता है पहले हमने कभी इस बारे में बातचीत भी की हो, लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी लग्न हो, कोई भी भाव हो, यदि राहु सिंह राशि में बैठा है तो वह बहुत अच्छे फल देने में सक्षम रहता है। यहाँ लग्न, भावाधिपति, ये सब गौण हो जाते हैं। सिर्फ सिंह राशि का राहु हो तो वह अपने दशाकाल में बहुत बढ़िया फल देता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और इसके विपरीत जब अच्छे फल दे रहा है तो द्वैत का नियम लागू करेंगे तो सवाल यह आएगा कि खराब फल कहाँ देता है। तो ध्यान में रखिए, राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित फलों में कमी करेगा, यही इसकी विशेषता है। अब उसी बात को हम यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंह में ही राहु बैठा है अपनी नीच राशि में। और सिंह राशि का राहु अच्छे फल क्यों देता है, यह हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए कि सिंह राशि में बैठा हुआ राहु अच्छे फल देने में क्यों सक्षम रहता है। जिन्होंने भी हमारे पुराने वीडियोज पूरे देख रखे हैं या जो भी हमसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह से पता होगा। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। पर्सनली व्हाट्सएप पर हमको आप जो भी कुछ लिखते हैं, समय की कमी के कारण हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपको जो भी कहना है वह आप कमेंट में लिखिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मीन लग्न की कुंडली में राहु की उच्च राशि कुंभ 12वें भाव में है। तो 12वां भाव तो स्वाभाविक ही एक्टिव होगा और अपनी उच्च राशि कुंभ से इनकी दूरी सप्तम भाव की है, तो सप्तम भाव भी एक्टिव होगा। और यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं और वहाँ सिंह राशि है, तो इनके फल देने की प्रवृत्ति के अनुसार यह छठे भाव को डीएक्टिवेट करेंगे और पंचम भाव को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर राहु की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि द्वादश, सप्तम और पंचम, ये तीन भाव राहु अपने दशाकाल में एक्टिव कर देते हैं। आइए अब इस राहु के दशाकाल में मिलने वाले कुछ सामान्य से फलों के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो
यह मान लीजिए कि यह राहु नक्षत्र स्वामी हो, यानी जातक का जन्म आद्रा, स्वाति या शतभिषा, इन तीनों में किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो यह नक्षत्र स्वामी होगा। तो इस स्थिति में जातक के जन्म के साथ ही उसके पिता दादा यानी उसके पैतृक कार्य में उन्नति होना शुरू हो जाती है। यानी जातक का जैसे ही जन्म हुआ कि इसके पिता दादा इनकी पैतृक संपत्ति में, पैतृक कर्म में अच्छी उन्नति होती है और उन्नति का एक दौर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है उनका कामकाज धंधा भी फलने फूलने लगता है। तो यह तो हुई एक बात। और दूसरी स्थिति यह बनती है कि हम मान लें कि इस जातक का जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, यानी मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र का जन्म जातक का है तो यहाँ पर मंगल नक्षत्र स्वामी होगा। और मंगल नक्षत्र स्वामी होगा तो मंगल की महादशा कुल 7 साल की ही होगी, यानी पहली दशा नक्षत्र स्वामी की ही होती है। तो भी मान लीजिए पहले चरण का जन्म है मंगल के नक्षत्रों में तो 7 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं तीसरे चौथे चरण का जन्म है तो 1-2 साल की बचेगी। यानी इस राहु की दशा जातक को बाल्यावस्था में ही आएगी, चाहे मंगल नक्षत्र स्वामी हो और राहु है तब तो कोई बात ही नहीं है। और इस स्थिति में भी जातक के माता पिता को यानी बाप दादा को वही सफलता, वही उन्नति मिलेगी जो कि राहु के नक्षत्र स्वामी होने के कारण मिलनी थी। और मंगल है तो चूंकि यह दशा आ जाएगी बाल्यावस्था में, इसलिए भी उनकी उन्नति होगी। अब बाल्यावस्था में जब इस राहु की दशा आती है तो यह विद्या प्राप्ति में कोई सहायता नहीं करता है। जातक की कोई बहुत उच्च शिक्षा हो जाए ऐसी संभावना नहीं है, जातक की एक सामान्य शिक्षा दीक्षा ही हो पाती है। तो इस मामले में यानी विद्या के मामले में यह राहु उतना सहायक नहीं होता है। हाँ, धन के मामले में यह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। धन के मामले में यह जातक को कोई तकलीफ नहीं देता, बल्कि बाल्यावस्था हो तो दादा पिता के माध्यम से धन आता है और बाद में कहीं यह दशा आए तो इसको भी धन के मामले में यह कोई कष्ट नहीं देता है। और इस राहु के नक्षत्रपति होने के कारण या इसका दशा काल हो तो माता पिता के अलावा इस जातक को दादा दादी का प्रेम, सहयोग और उनका साथ यानी सुख सहयोग बहुत बढ़िया मिलता है। नक्षत्र स्वामी है यह राहु तो स्वाभाविक ही सामान्य अवस्था में विवाह हो जाता है, या इसकी दशा का आगमन विवाह की अवस्था में हो तो विवाह में यह कोई दिक्कत नहीं देता है, आराम से विवाह हो जाता है। हाँ, इस राहु के दशा काल में जातक थोड़ा कामुक स्वभाव का होता है, काम वासना उसमें अधिक होती है, खाने पीने का भी शौकीन होता है, घी, दही और फल ये बहुत प्रेम से खाता है। इन चीज़ों को खाने का इसको एक हद तक शौक होता है। और मान लीजिए यह राहु की दशा संतानोत्पत्ति के समय आए तो पुत्र संतान का सुख मिल जाता है। अमूमन कन्या संतान के मामले में यह राहु कोई सहायता नहीं करता, पुत्र संतान आराम से दे देता है। अब रोजगार के विषय में बात की जाए तो इस राहु के दशा काल में जातक के लिए पैतृक धंधा सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। पैतृक धंधे में यह अच्छी उन्नति कर जाता है और यह नक्षत्र स्वामी हो तो मुमकिन है कि यह पैतृक धंधे में ही होगा और उस धंधे में सफल भी रहेगा, अपने बाप दादा के धंधे को आगे बढ़ाएगा और अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। और मान लीजिए कि यह राहु नक्षत्र स्वामी नहीं है और इस राहु की दशा का आगमन जीवन के किसी अन्य पड़ाव पर होता है और पैतृक धंधा भी कुछ नहीं है
तो इस स्थिति में जातक क्या करे? तो ऐसी स्थिति वाले जातकों के लिए, यानी पैतृक धंधा नहीं है, तो फिर इन जातकों के लिए ब्राह्मणत्व का कर्म सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। ब्राह्मणत्व के कर्म में इनको आशातीत सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ब्राह्मणत्व के कर्म से लोग यह समझ रहे होंगे कि किसी मंदिर में पूजा पाठ करना या पुरोहितगिरी करना यही ब्राह्मणत्व है, और यह कर्म करना सबके लिए संभव भी नहीं है। तो देखिए, ब्राह्मणत्व का कर्म केवल पूजा पाठ या पुरोहितगिरी करना ही नहीं है, बल्कि ब्राह्मणत्व वह कर्म है जिसमें दिमाग की आवश्यकता लगती है। तो हमारे शरीर में भी चारों ही वर्ण समाये हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्णों के संयोजन से ही हमारा यह शरीर काम करता है। हमारा जो मस्तिष्क है, सर, वह ब्राह्मण है। जो छाती है, चेस्ट, वह क्षत्रिय वर्ण की है। पेट, वह वैश्य है, क्योंकि पेट में खाना और निकालना वैश्य वाला कर्म है। और हमारी टांगें, जो कि पूरे शरीर का भार ढोती हैं, वो शूद्र वर्ण की हैं। और इन चारों के संयोजन से ही हमारा यह शरीर भली भांति सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। अब शूद्र को हम हे दृष्टि से देखते हैं, तो यह ठीक नहीं है। शास्त्रों में जो वर्णों का वर्णन किया गया है, उनका आशय यह नहीं था जो हमने वर्तमान में ले लिया है। अब मान लीजिए टांगें, ये शूद्र हैं, तो आपके हिसाब से तो खराब हैं। अब टांगें यदि हड़ताल पे चली जाएं, कहने का मतलब टूट जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो आपके बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, वो क्या कर लेंगे? वो भी पड़े रहेंगे वहीं पर। इसलिए कोई भी वर्ण ऊंचा या नीचा नहीं है, सब अपना अपना एक निश्चित कर्म लेकर चलते हैं। और इन चारों के कर्म के संयोजन से ही हमारा शरीर चलता है, हमारा समाज चलता है, और आप कह लें कि यह पूरा ब्रह्मांड इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये चारों वर्णों का संयोजन, यही पूरी दुनिया है। शास्त्रकारों ने ऐसे ही नहीं कह दिया, या वर्ण ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं। उनका जो वर्ण बनाने का मकसद था, उसको कुछ उल्टा समझ लिया गया। कालांतर में अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इनकी परिभाषाएं गढ़ ली गई। बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबका अपना अपना कर्म है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे राहु के इस दशाकाल में ब्राह्मणत्व वाले कर्म की। तो देखिए, जो शिक्षक है वह भी ब्राह्मण ही है। ज्ञान लेकर ज्ञान देना, यह ब्राह्मणत्व है। फोकट का ज्ञान नहीं, यानी जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और आगे वो ज्ञान दे रहा है। यह कार्य हमारे शिक्षक भी करते हैं। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, जो भी शिक्षक हैं वो ब्राह्मण वर्ण हैं। तो शिक्षण का यह जो प्रोफेशन है, ये ब्राह्मणत्व है। अन्य किसी भी विषय में यदि आप ज्ञान दे रहे हों, वह भले ही किसी को पेंटिंग बनाना सिखाना हो, किसी को कोई औजार बनाना सिखाना हो, तो वह जो सिखाने वाला है वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मणत्व का कर्म कर रहा है। और मेरा आशय इसी से है कि जो इस तरह के कर्म में लग जाता है इस राहु के दशाकाल में, वह आशातीत सफलता प्राप्त कर लेता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राहु के अच्छे अच्छे ही फल मिल रहे हैं, और द्वैत का नियम लगाएं तो कुछ खराब फल भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर यह छठे भाव को नष्ट कर रहा है, यानी रोग, ऋण, शत्रु, ये तो नष्ट हो रहे हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु ये नष्ट हो रहे हैं, तो यह भी एक अच्छा योग ही माना जाएगा, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु, इनको कौन गले लगाना चाहता है? रोग से भी सब दूर भागते हैं, शत्रु से भी दूर भागते हैं, और ऋण से भी दूर भागते हैं। इसलिए यह भी अच्छा योग हुआ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि छठा भाव है ननिहाल का। तो इस राहु के दशाकाल में ननिहाल को
कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ननिहाल के लिए जातक की यानी जातक को जब ये दशा आएगी तब उसके ननिहाल के लिए यह बहुत संकट की घड़ी होती है। राहु की दशा ननिहाल को बहुत परेशान कर डालती है। यह एक इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण है। अब वैवाहिक जीवन पर अपने भाव से द्वादश बैठने का क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर राहु सप्तम भाव को बली ही करता है, इसलिए जातक का वैवाहिक जीवन बहुत शानदार चलता है, कोई दिक्कत नहीं देता। कोई नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन पर इस राहु की दशा में नहीं आते। बिल्कुल मधुर और आराम से गृहस्थी की गाड़ी चलती है। अब आप यहाँ पर उपाय भी जानना चाहेंगे, तो एक तो पक्षियों को दाना डालना सबसे बड़ा उपाय है। जिनको भी इस राहु की दशा चल रही है वो इस दशा काल में पक्षियों को दाना डालने की आदत बना लें, बहुत बढ़िया फल मिलेंगे। दूसरा, इस राहु के दशा काल में यदि आपने किसी स्त्री जाति को यानी किसी की भी माँ, बहन, बेटी स्वयं की हो या अन्य हो, यानी कोई भी स्त्री जाति को यदि आप कष्ट पहुंचाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो इस राहु के बहुत गंदे फल आपको मिले। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस राहु के दशा काल में स्त्री जाति के प्रति दयालुता का भाव रखें, उनकी इज्जत करें, आपसे जो संभव हो उतनी उनकी मदद करें, तो यह राहु बहुत ही बढ़िया फल देगा। इसके विपरीत आपने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार स्त्री जाति के प्रति किया तो राहु के बहुत गंदे फल मिलेंगे। तो उपाय स्वरूप ये दो ही काम हैं, पक्षियों को दाना डालना और स्त्री जाति का सम्मान करना। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।